हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। काफ़ी मजेदार चैप्टर है दोस्तों। और आप जेईई मेंस के लिए देख रहे हैं, आप नीट के लिए देख रहे हैं, आप सीयूटी के लिए देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप बोर्ड के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस जो है क्लास 12 फिजिक्स का सेम रहता है। और दोस्तों बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और कम टाइम के अंदर बिल्कुल 100% सारी चीज़ें कवर करूंगा। और इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म कट चुका है तो वो हम नहीं देखेंगे। हम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बिल्कुल पैटर्न पे स्टिक रहेंगे और जबरदस्त वीडियो होने वाली है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जबरदस्त वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर हमारा चैप्टर है, हम इसको शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैग्नेटिज्म एंड मैटर शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट दोस्तों क्या होता है कि वो बार मैग्नेट क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि विजुअलाइज किया जा सकता है यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है दोस्तों? जैसे किसी मैग्नेट से निकलने वाली जो लाइन है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है कि वो फॉर्म करती है क्लोज लूप, मतलब वो क्लोज लूप देख सकते हैं जैसे फॉर्म कर सकती हैं। और वो कभी भी दोस्तों एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि दोस्तों काटती नहीं है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, वो क्राउडेड होती है कहाँ पर? पोल पर, जहाँ पर दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। और ये फैली हुई होती हैं चारों तरफ। जब फैली जाएंगी तो स्पीड पार्ट जहाँ पर फैली हुई होंगी वहाँ पर वीक होंगी, लेकिन जब पोल पे होंगी तो वो स्ट्रांग होंगी। और यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट बाय ट्रू फॉल्स मैच द करेक्ट और असर्शन रीजन के पूछ सकता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे 102 क्वेश्चन आपको नीट 2026 में देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, बिल्कुल दोस्तों। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स लाइन, नहीं दोस्तों ये फॉल्स है बिल्कुल, क्योंकि फोर्स जो एक्ट करता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और बात करें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ, नहीं भाई। देखो अंदर की तरफ जो होती हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, और बाहर की तरफ दोस्तों क्या होती हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती हैं। तो ये दोस्तों क्या है? बार मैग्नेट के लिए था। अब आगे बढ़ते हैं हम। डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है सर? तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दोस्तों रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन, मतलब कितनी ताकत है उसमें, क्षमता है, कैसे वो टाइप के साथ कह सकते हैं कि कैसे वो दोस्तों ओरिएंटेशन उसका हम कैसे शो करेंगे उसको, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और मैग्नेटिक सोर्स सच एज बार मैग्नेट और करंट लूप के बारे में देखेंगे। तो हम बार मैग्नेट के लिए दोस्तों जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है, उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जो कि होता है M×2L। दोस्तों यहाँ पर M क्या है? पोल स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और करंट लूप के लिए हो जाता है M जो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाता है NIA, ठीक है सर। और अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखो फॉर ए बार मैग्नेट जो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर M, यानी कि दोस्तों मैग्नेटिक यहाँ पर जो M है यानी कि आपका डाइपोल मूवमेंट है, वो क्या होगा? कहाँ से लेंगे हम उसको? फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। अब करंट लूप के लिए हम कहाँ से लेंगे दोस्तों? डिटरमाइन करेंगे यूजिंग द राइट हैंड रूल। यहाँ पर देख पा रहे हैं करंट के लिए दोस्तों, ठीक है। ऊपर की तरफ जो ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट हो गया, और करंट आपका दोस्तों ये कर्व फिंगर हो गई। तो ये चीज़ें दोस्तों इसके लिए हम निकालेंगे। और लेकिन जो है बार मैग्नेट के लिए हम दोस्तों डायरेक्शन लेंगे साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है सर। अब कट करते हैं बार मैग्नेट को। बार मैग्नेट को हमने कट किया, तो कट अगर हम उसके लेंथ के लॉन्ग कट करेंगे, यानी कि जैसे अगर बार मैग्नेट ये से है, ये आपका बार मैग्नेट हो गया, यहाँ पर नॉर्थ हो गया, यहाँ पर साउथ हो गया, तो हम इसी के लॉन्ग अगर इसको कट कर रहे हैं तो हमको जो नया लेंथ रिजल्टिंग लेंथ L' मिल के आएगा, वो L के बराबर ही होगा। और लेकिन अगर हम उसको परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं सर, मान लीजिए हमारा बार मैग्नेट हो गया दोस्तों, नॉर्थ है ये और ये साउथ है। अरे कैसे बनाऊँ इसको यार, बीच में कर देता हूँ। तो ये हो गया अपना नॉर्थ और साउथ। तो इसको हम अगर ऐसे कट कर रहे हैं इसको परपेंडिकुलरली, तो क्या हो जाएगा? L/2 आ जाएगा दोस्तों। L/2 जो नया आ जाएगा रिजल्टिंग लेंथ, वो L/2 आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम दोस्तों पोल स्ट्रेंथ की बात करें तो कट करेंगे अगर उसको लेंथ के अलॉन्ग तो M/2 आएगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर कट करेंगे तो M आएगा। वहीं मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो M/2 आएगा, और M' यानी कि कट परपेंडिकुलर कट करने पे भी दोस्तों M/2 आएगा। और अगर हम उसको देखो एक बार मैग्नेट को क्या क्या कर रहे हैं भाई साहब, कभी मोड़ रहे हैं, कभी तोड़ रहे हैं, कभी काट रहे हैं, कभी परपेंडिकुलर काट रहे हैं, कभी उससे लाइन निकलवा रहे हैं। तो अगर हम उसको मोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? M' जो नया निकल के आएगा, यानी मुड़ी हुई जो मतलब बार मैग्नेट है, वो आएगा M sin θ/2 और θ/2 के बराबर। और कंप्लीट सर्किट के लिए दोस्तों M' जो हो जाएगा, यानी कि नया जो डाइपोल मूवमेंट आप कह सकते हैं उसको मैग्नेटिक मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वो 0 आ जाएगा। थीटा दोस्तों 2 पाई होता है कंप्लीट सर्कल के लिए दोस्तों, जो कि हम जाते हैं। पाई आपका 180 होता है, यानी कि 2 × 180 जो कि 360 डिग्री होता है आपका एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री। सेमी सर्कल की बात करें दोस्तों थीटा पाई हो जाता है, यानी दोस्तों आपका जो होता है 180 डिग्री आप कह सकते हैं इसको। और M' जो आ जाता है M/2 पाई आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो 60 डिग्री यानी सेगमेंट है, तो यहाँ पर 60 डिग्री क्या होता है, इसको रेडियन लिखना चाहें तो पाई आप 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि इसके लिए जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? भाई बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया तूने यार 60 डिग्री। चलो कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है भैया।
भाई ये तो ये हो गया 60 डिग्री सेगमेंट m डैश 3 m पाई बाई पाई हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना। अब वेक्टर एडिशन अगर डाइपोल की देखें तो केस फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर अगर रखा गया है दो बार मैग्नेट तो उसका एंगल 90 डिग्री होगा। जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा अपना m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, जिसको हम नेट में √2m लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर 60 डिग्री रख दिया गया है तो यहाँ पर ये आ जाएगा दोस्तों, यहाँ वेक्टर एंगल 60 डिग्री है तो नेट जो आ जाएगा m नेट आएगा वो आएगा m√3 दोस्तों, उसको हम लिख सकते हैं m√3। लेकिन अगर 120 डिग्री पे रखा गया है तो सर तो ये आ जाएगा दोस्तों m नेट जो कि m आ जाएगा आपका, ठीक है। मेन अपना यही है दोस्तों, मेन अपना यही है दोस्तों। माय डियर फ्रेंड, जबरदस्त वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट के लिए बात करें दोस्तों, किसी एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पर दोस्तों बार मैग्नेट साउथ और नॉर्थ पोल दिया गया है, किसी एक पॉइंट पी पर एक्सियल पर हम देखना उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे तो वो आ जाएगा दोस्तों आपका μ0/4 2mr दोस्तों। mr यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, m यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और दोस्तों यहाँ पर क्या है r यहाँ पर रेडियस हो गया 4 पाई आपकी दोस्तों μ0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगी, r स्क्वायर यहाँ पर रेडियस हो गया दोस्तों, l यानी कि लेंथ हो गई, उसका स्क्वायर कर देंगे तो टोटल ये आ जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ पर जो रेडियस है वो जो कि मच ग्रेटर देन लेंथ से, लेंथ इतना ही दोस्तों लेकिन रेडियस काफी बड़ा है यहाँ पर लेंथ से। तो एक्सियल की बात करें दोस्तों यहाँ पर μ0/4 पाई 2m/r³ आ जाएगा। लेकिन वहीं हम नॉर्मल बाइसेक्टर देखें इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो ये एक्सियल की बात हो रही थी सर, लेकिन इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर ये इसका जो हाइपोटेन्यूज टाइप आप पूछ सकते हैं जैसे √r² प्लस l स्क्वायर। आपको पता है दोस्तों हाइपोटेन्यूज यहाँ पर वो लगता है पाइथागोरस थ्योरम। तो फील्ड जो अपोजिट में होगा डाइपोल मोमेंट की वो आ जाएगा यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो आ जाएगा μ0/4 पाई m आ जाएगा टोटल। उसके बाद यहाँ पर हम उसके अपॉन में उसका 3/2 कर देंगे r² प्लस l स्क्वायर का। तो यहाँ पर जो r है दोस्तों यहाँ पर बड़ा है l से, तो इक्वेटोरियल पे यहाँ पर आ जाएगा इसका μ0/4 पाई m। आप इसको लिख सकते हैं MR क्यू इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम, ठीक है। जनरल पॉइंट की अगर बात करें सर, जनरल पॉइंट क्या होता है तो BR हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी जनरल पॉइंट पे यहाँ पर बार मैग्नेट लिया गया किसी P पॉइंट पर दोस्तों, यहाँ पर ये पॉइंट हम यहाँ पर इसको ऐसा ही बना सकते थे, इस पॉइंट के लिए भी हो सकता था ये, तो इसको हम नहीं मानेंगे, इसको मान लेते थे, लेकिन इसको मान रहे हैं अभी तो इसको नहीं मानेंगे। मतलब जनरल पॉइंट दोस्तों कहीं भी पॉइंट आप लेके बना सकते हो बार मैग्नेट से। तो यहाँ पर इसके लिए जो आ जाएगा जनरल पॉइंट के लिए यानी P पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड या फिर कुछ भी क्या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे μ0/4 पाई m/r³ cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा दोस्तों। तो ये चीजें थी सर। अब डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर देखें तो जनरल में दोस्तों क्या होता है, टॉर्क यहाँ पर टाउ हो जाएगा जो कि mv sin थीटा के बराबर होता है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो -mv cos थीटा होता है, ठीक है सर। और थीटा अगर 0 डिग्री हो गया सर तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री होने पर दोस्तों आपका टाउ भी 0 हो जाएगा, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो मिनिमम हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। जैसे वहां पर दोस्तों क्या नहीं था, टाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आपने देखा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक और दोस्तों मैग्नेटिज्म एंड मैटर काफी ज्यादा मिलता जुलता चैप्टर है, अभी इसकी एनालॉजी हम देखेंगे आगे कैसे मिलता जुलता है सर, ठीक है। तो वहां पर भी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था थीटा 90 डिग्री क्या हो जाएगा, टाउ यहाँ पर हो जाएगा mb यानी कि दोस्तों मैक्सिमम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये मैंने बताना भूल गया था कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री पे है तो टाउ यानी कि mb होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होने के कारण ये क्या हो जाएगा, डाइपोल परपेंडिकुलर हो जाएगा। सर अगर 180 डिग्री हो गया तो क्या हो गया, तो थीटा 180 डिग्री होने पर जो आपका टाउ होता है यानी टॉर्क होता है वो u प्लस mb मैक्सिमम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर mb और स्टेबल यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। सर यहाँ पर इसके लिए क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई √i/, यहाँ पर दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया है MOI कह सकते हैं इसको आप, ठीक है, और m/b हो जाएगा। तो ये 3 चीजें सर। और एनालॉजी देख लेते हैं जो मैंने बोला दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्सेस मैग्नेटिज्म। क्या बात कर रहे हैं सर, आप बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते थे 1/E0, यहाँ पर दोस्तों μ0 देखते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। वहां पर दोस्तों क्या था, कुछ अलग चीज थी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ वहाँ पर हम चार्ज देखते थे, यहाँ पर हम पोल स्ट्रेंथ देखेंगे, वहाँ पर डाइपोल मोमेंट देखते थे, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे। वो जो कि डाइपोल मोमेंट होता था Q2L, ये होता है M2L सर। वाह सर क्या बात है। फोर्स की बात करें तो QE हो जाएगा और यहाँ पर MB हो जाएगा सर। एक्सियल फील्ड पे यहाँ पर इक्वेटोरियल पे मतलब एक्सियल पे क्या होगी सर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2p/4 पाई इप्सिलॉन नॉट r³ होता है। और एक्सियल फील्ड पे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिज्म में हो जाएगा आपका μ0/4 पाई × 2m/r³।
और सर अगर इक्वेटोरियल फील्ड पे हम देखें तो इसका माइनस पी बाई 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर इक्वेटोरियल फील्ड में यानी कि मैग्नेटिज्म में हम देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई एम आर क्यू हो जाएगा सर। और टॉर्क होता है दोस्तों अपना P इंटू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों टॉर्क M इंटू बी होता था दोस्तों, यहाँ पर M इंटू बी है। बाकी सारी चीज़ें सेम मिल रही हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। U यहाँ पर एनर्जी होता है माइनस जो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एम भी हो जाएगा। बस बाकी सारी यही चीज़ें हैं दोस्तों। और हम आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ क्या होता है सर? गॉस लॉ देखो एक मैग्नेटिज्म स्टेट है जो क्या कहता है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर हमेशा जीरो होगा। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर हमेशा जीरो होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं क्लोज सरफेस होना चाहिए कैसा भी हो दोस्तों। यहाँ पर इंटीग्रल यहाँ पर दोस्तों जो हो जाएगा, इंटीग्रल जो हो जाएगा अपना बी डॉट डी एस, अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और क्लोज सरफेस है तो यहाँ पर हम दोस्तों इंटीग्रल यहाँ पर दोस्तों दिखा रहे हैं, क्लोज सरफेस के लिए जीरो यहाँ पर लगाते थे, तो ये हो जाएगा अपना दोस्तों। और ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा सर, ऑलवेज। क्या है ये सर? गॉस लॉ। गॉस मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे मिला था मैं एक बार, बहुत साल मतलब कई सौ साल पुरानी बात है ये, 100-150 साल पुरानी थी शायद, याद नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गया। सो दिस इंडिकेट दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब एक मोनोपोल डाइपोल होते हैं दोस्तों, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं हो सकते। कैसे होंगे सर? अकेला मैं हूँ, अकेला मैं तो हूँ, आई एम इनफ अलोन, बट कोई तो चाहिए। डू नॉट एग्जिस्ट की बात हम यहाँ पर करें दोस्तों, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं करेगा, ये ऐसा बताता है। मैं जो फील्ड लाइन होगी वो कंटिन्यूअस लूप फॉर्म करेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इफेक्ट ऑफ कटिंग हमने देखा दोस्तों, अगर उसके मतलब अलॉन्ग मैग्नेट काटेंगे तो जो नया टाइम निकल के आएगा वो टी के बराबर ही होगा, लेकिन परपेंडिकुलर अगर काटेंगे तो टी डैश अपना टी बाई एम हो जाएगा सर। क्या बात है सर, ठीक है। जब अलॉन्ग द लेंथ काटें, ये अपना क्या है, अलॉन्ग लेंथ, अलॉन्ग लेंथ, ये क्या है दोस्तों अपना परपेंडिकुलर लेंथ। क्या बात है सर। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है सर? न्यूट्रल पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट विथ नॉर्थ पोल जो फेस कर रहा है ज्योग्राफिक नॉर्थ, तो यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट दोस्तों क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। और इसमें क्या है दोस्तों, मैग्नेटिक विथ नॉर्थ पोल फेसिंग ज्योग्राफिक साउथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन वहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पे था, यहाँ पर एक्सियल लाइन पे हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। और हम वाइब्रेशनल मैग्नेटिज्म मैग्नोमीटर की बात करें तो टी हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी एच। और एम बी एच यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्सेसिबिलिटी होता है। आप काफ़ी आगे उसको हम देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा। और इसको हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन इसका क्या है, कहाँ यूज होता है, हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों एम इससे, और ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा एम आ जाएगा। कंपेयर कर सकते हैं मूवमेंट्स को, ठीक है, और सम एंड डिफरेंसेस निकाल सकते हैं दोस्तों इसी के मतलब मदद से, वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर की मदद से। टेंजेंट लॉ क्या कहता है, इसमें क्या कहता है टेंजेंट लॉ सर, रिलेट्स टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक्ट करेगा कहाँ पर, किसी भी नीडल पे। जैसे यहाँ पर दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू P2 बाई B1 भी लिख सकते हैं सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है सर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की बात करें क्या होता है सर देखो गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने देखा था पिछले चैप्टर में, यूज टू मेजर अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि जो BH है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो कॉइल फील्ड के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। इक्विलिब्रियम दोस्तों क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, जो कि BH क्या होता है सर, BH होता है अपना tan थीटा, और I के लिए हो जाएगा देयरफॉर जो I हो जाएगा वो 2 RBH बाई म्यू नॉट एन हो जाएगा इंटू tan थीटा के बराबर। के यहाँ पर क्या है, रिडक्शन फैक्टर है दोस्तों, के इज इक्वल टू रिडक्शन फैक्टर। के तो है ही नहीं सर, लेकिन यहाँ ना, यहाँ है। सो I इज इक्वल टू के tan थीटा, हम इसको लिख सकते हैं, मतलब टोटल ये के ही है इंटू tan थीटा था। मैग्नेटिक पैरामीटर सर क्या है, तो मैग्नेटिज्म I हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि नेट मूवमेंट पर वॉल्यूम हो जाएगा, I इज इक्वल टू एम नॉट बाई वी। तो यहाँ पर ये जगह कम होने की वजह से इसको ऐसे लिखा गया है, तो मतलब स्लैश किया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ें कैसी हैं आपको मैं एक करके बता दे रहा हूँ। एम नेट डिवाइडेड बाई वी कुछ ऐसी हैं, तो सारी की सारी ऐसी हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, सॉरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको हम एस से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू बी नॉट बाई म्यू नॉट। और ससेसिबिलिटी जो हो जाता है अपना, इसको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे दोस्तों, जो कलर से हाईलाइट है वहाँ पर मेन वाला, उसी कलर से हम इसको भी करते चलेंगे सर। क्या बात कर रहे हैं सर आप, बहुत तगड़ा। और यहाँ पर मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी जो होता है, इंटेंसिटी होता है, वो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू बी नॉट माइनस बी नॉट बाई म्यू नॉट। और इसको यहाँ पर पिंक से कर देते हैं, पिंक इज माई
सो सस्टिबिलिटी, यहाँ पर सस्पेक्टिबिलिटी, जो भी मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं है सर। ईज ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करें तो एक्स एम जो हो जाएगा यहाँ पर 1/h हो जाएगा, और परमिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों म्यू इक्वल टू B/h हो जाएगा। और यहाँ पर ये रिलेशन आप जो देख पा रहे होंगे, ये रिलेशन ये रिलेशन दोस्तों किसके बीच में है? रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ये अपना रिलेशन है बिटवीन म्यू और एंड एक्स एम जो है भी, एक्स एम क्या है सर? सस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया। कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करें तो देखो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जिस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस पे वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा दोस्तों? प्रोड्यूस करेगा, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट को प्रोड्यूस करेगा। और पेड इलेक्ट्रॉन हुआ तो दोस्तों क्या करेगा? वो अपोज करेगा, स्पिन को कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट मैग्नेटिक जो जीरो हो जाएगा। लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर एम जो होगा जीरो नहीं होगा, सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म है। मटेरियल्स, तो मटेरियल्स में कई प्रकार के मटेरियल होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास टेंडेंसी होती है मूव करने के लिए एक रीजन से, फ्रॉम ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर टू वीकर, यानी कि ताकतवर से कमजोर, मतलब स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा, जो कि पार्ट होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि रिपल्सन देखने को मिलता है, रिपल्सन कह सकते हैं उसको। जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल को दोस्तों आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ से वीक से ये क्या जा रहा है? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहा है। फील्ड लाइन दोस्तों ये एक्सपेल्ड हो रही हैं। ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर इसको हाईलाइट करके दिखाया गया हैंड रिटन फॉर्म में। और मैग्नेटाइज होता है अपोजिट डायरेक्शन में, और यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज की दोस्तों प्रेजेंट होती है सभी मैटर्स में। और सस्टेबिलिटी की बात करें इसकी तो स्मॉल एंड नेगेटिव होती है। अभी इसको हम दोस्तों चार्ट में देखेंगे, एनसीईआरटी वाला दोस्तों जो है एक टेबल है, उसको अभी यहाँ पर ऐसे फुटकर, मतलब छुट्टू टाइप कह सकते हैं, छुट्टू क्या बोले, मतलब बिखरा हुआ देख रहे हैं अभी। रिलेटिव परमिटिव म्यू आर, जो कि यहाँ पर जो कि क्या होगी? 1 इज ग्रेटर देन म्यू आर, यानी कि लेस देन 1 होगी रिलेटिव परमिटिविटी। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ये, और ये मिटेगा नहीं, नोट्स में ही था, तो ये था सही है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है सर? तो पैरामैग्नेटिक ये होता है सर कि ये मूव करता है वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ, और ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता था सर, स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक होता है वो क्या करता है? ये जाता है सर कहाँ से? उसी से करूँगा, मूव जाता है स्ट्रॉन्ग से, मतलब ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता है, वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता था, ये कमजोर से ताकतवर होने की तरफ जा रहा है। इसका अट्रैक्शन दोस्तों काफ़ी वीक होता है। और सिग्मा, यानी कि दोस्तों सिग्मा को आप एक्सएम भी लिख सकते हैं, जो कि आपकी एक्सएम क्या है सर? एक्सएम आपका हुआ है सस्पेक्टिबिलिटी जो भी है। भाई खतरनाक कैसे हो गया इतना नाम यार, ये इंग्लिश मीडियम सीएससी बोर्ड, मैं भी तो हूँ। क्यूरी लॉ की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी सस्टेबिलिटी होगी वो हो जाएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। और इसका डायग्राम ये है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक एनसीईआरटी का डायग्राम लेके आया हूँ, जिंदा डायग्राम एनसीईआरटी का, ये सब एनसीईआरटी के सारे जिंदा डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है सर? देखो मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि फेरोमैग्नेटिक जो होता है दोस्तों, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें आयरन वगैरह, कोबाल्ट, निकल वगैरह आ जाते हैं। और डोमेन जो इसमें फॉर्मेशन हो रहा है अलाइन होंगे फील्ड के साथ में। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये डोमेन दोस्तों ये रैंडमली अलाइन है, पहले वाले में, बी वाले में दोस्तों क्या है? सीक्वेंस में अलाइन है डोमेन्स। तो ये फेरोमैग्नेटिक एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है। और यहाँ पर जो इसकी सस्टेबिलिटी होगी, सस्टेबिलिटी बोलूँगा, बहुत सही निकल रहा है सर, वेरी लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पर। और क्यूरी लॉ की बात करें तो उसमें हो जाएगा जो सस्टेबिलिटी होगी, इसको आप यार एक्स एम या फिर सिग्मा एम भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, C/T-TC हो जाएगा। और फेरोमैग्नेट में क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे जो फेरोमैग्नेट होते हैं वो पैरामैग्नेट बन जाते हैं। लेकिन ये जो टेम्परेचर होता है वो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक, जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्यूरी टेम्परेचर, मैडम क्यूरी साइंटिस्ट थी, उनके नाम पे रखा गया है ये, ओ मैरी क्यूरी जिनका नाम था, और नोबेल प्राइज मिला था शायद उनको, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट शी इज अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। एंड तो सस्टेबिलिटी और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर सर जिस टेबल की हम बात कर रहे थे तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ समराइज कर दी गई हैं। तो डायमैग्नेटिक के लिए दोस्तों जो यहाँ पर ये हो जाएगी सस्टेबिलिटी हो जाएगी वो ग्रेटर देन लेस देन 0 होगी, पर ग्रेटर देन -1 होगी। और म्यू आर यानी कि जो परमिबिलिटी है ना, म्यू आर अपना क्या है? म्यू आर अपना ये है परमिबिलिटी है, जो परमिबिलिटी है दोस्तों ये हो जाएगी 1 से छोटी हो जाएगी,
और 0 से बड़ी, और म्यू नॉट जो है यहाँ पर बड़ा हो जाएगा म्यू से, और ये परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है म्यू नॉट वाला, और ये सिर्फ परमिटिविटी है। और इसमें जो हो जाएगा दोस्तों ये ई है जो बड़ा होगा किससे, ससेसिबिलिटी से, और 0 से, मतलब 0 से बड़ा होगा और ई से छोटा होगा। और इसमें ये 1 प्लस ई से बड़ा होगा म्यू आर, और ऐसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अब म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट हो जाएगा इसमें। फेरोमैग्नेटिक में दोस्तों क्या होगा, ससेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी 1 से, और म्यू आर भी दोस्तों 1 से बहुत ज़्यादा होगा, और म्यू सब कुछ 1 से ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा होगा इसमें वाले में। इसमें सब कुछ ज़्यादा होगा और इसमें वाले में सब कुछ कम होगा। क्या बात है सर। इसमें वाले में दोस्तों बीच का लग रहा है, ये बीच का, इसमें कुछ में ज़्यादा है कुछ में कम है, ये वाला देखो ज़्यादा है ये वाला कम है। तो ये चीज़ें थी। और अब हम आते हैं दोस्तों हिस्टैरिसीस लूप पे। तो हिस्टैरिसीस लूप पे आने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं दोस्तों, चलिए बता दे रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और ये एच के बीच में लूप है, ठीक है। एच क्या है सर, एच अपना यहाँ पर कुछ तो था यार, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ग्राफ है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे दोस्तों यहाँ पर ये बढ़ा रहे हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो मतलब जैसे जैसे एच हम बढ़ा रहे हैं, तो वैसे दोस्तों क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक टाइम के बाद बढ़ते बढ़ते सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सैचुरेशन बोलेंगे हम, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों हम इसको कम करते जाएंगे, तो एक टाइम के बाद दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, जहाँ पर एच 0 हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी दोस्तों क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी मैग्नेटिक मटेरियल की जो कि रिटेन कर पाती है अपने मैग्नेटिज्म को। इवन अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है फिर भी वो अपने आप को दोस्तों रिटेन कर पाएगी। जैसे दोस्तों कि जब तक वो थी तो मेरा ख्याल रखती थी एग्जांपल के तौर पे, अब जैसे वो चली गई तो उसके मतलब जाने के बावजूद भी, उसके एब्सेंस में भी मैं अगर खुद को रिटेंटिवेट कर पा रहा हूँ, मगर तो मैं समझ ली मेरी रिटेंटिविटी काफ़ी हाई है, मैं खुद को संभाल पा रहा हूँ एक तरीके से। यानी कि वहाँ पर दोस्तों क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो गई, ठीक है, और जो मतलब मैग्नेटाइज हो रहा था, फिर जो मटेरियल हूँ मैग्नेटिक मटेरियल मैं हो गया हूँ। और रिटेंटिविटी क्या है, वह एक प्रकार से मतलब वो एनर्जी है, शक्ति है जो मुझे क्या है उसके जाने के बाद भी स्टेबलाइज रखती है। क्या बात कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा अंदाज था ये। लेकिन ये चीज़ें थी। और फिर दोस्तों जैसे यहाँ पर मतलब आई करंट बढ़ाते जाएंगे नीचे की तरफ से, फिर यहाँ पर एक पॉइंट आता है दोस्तों जहाँ पर वैल्यू ऑफ एच 0 हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों करंट 0 नहीं होगा। तो ये पॉइंट को हम दोस्तों कोइंसर्वेटिव बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में निग्राहिता बोलते हैं। और एरिया अंडर लूप जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी लॉस ऑफ हीट के। और जो क्या बोलते हैं उसको, रिटेंटिविटी होती है यहाँ पर क्या होगी, लो होती है सॉफ्ट आयरन के लिए, और कोइंसर्वेटिव भी लो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए यूज की जाती है। लेकिन जो स्टील होता है दोस्तों उसका जो हाई रिटेंटिविटी होती है और कोइंसर्वेटिव भी काफ़ी हाई होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आपकी, और ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।